हाय एवरीवन। आज हमारा हिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर होने वाला है। 3 लेक्चर हम कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, स्टोन एज के बारे में पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने वैदिक एज के बारे में पढ़ा है। और आज की क्लास में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम बुद्धिज्म और जैनिज्म अच्छे से कवर करेंगे। हमारा जो ये अर्जुन बैच है ये डेडिकेटेड है एमटीएस एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप साथ में सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या कोई भी रेलवे एग्जाम कर रहे हो तैयारी, तो आपको अलग से दोबारा हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका यहीं से काम हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है, जो ये चीज़ें तैयार की गई हैं, सभी पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद तब तैयार की गई हैं। तो चलिए, वो बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, तो विदाउट फर्दर डिले हम चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने से पहले बुद्धिज्म उभर के क्यों आया, बुद्धिज्म धर्म की, बौद्ध धर्म की जरूरत क्यों पड़ी। अभी हम गौतम बुद्ध इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म की जरूरत क्यों पड़ी, शायद ये चीज़ कभी आप सोचते नहीं हो। आपको सोचना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि पेपर में ये सवाल नहीं बनता है तो हम सोचें नहीं। क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते हैं तो थोड़ी सी हमें नॉलेज तो होनी चाहिए कि भाई, सपोज अभी कोई नया धर्म बने, अभी जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सारे धर्म हैं। कोई नया धर्म बने तो हो सकता है ना, जैसे हिंदू धर्म है, अभी कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी के लोग सपोज हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, और अगर वो नए धर्म में जाएं तो उसके पीछे कुछ कॉज तो होगा। क्योंकि आपका वैदिक पीरियड चल रहा था उस वक्त, लेटर वैदिक पीरियड की मैं बात करता हूँ। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि गौतम बुद्ध को एक नया सेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी, एक नया धर्म बनाने की जरूरत पड़ी। तो देखो, जब आप, अगर आप पढ़ो ना लेटर वैदिक पीरियड की तरफ, अगर लेटर वैदिक पीरियड में ना हमारी सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड था। जब हम वैदिक एज पढ़ रहे थे तो हमने देखा था 1, 2, 3, 4। पहली जो थी हमारी, वो कौन थे? ब्राह्मण्स थे। दूसरे क्षत्रिय थे। तीसरे शूद्र थे। चौथे वैश्य थे। ठीक है, सबका अपना अपना काम था, लेकिन जो सबसे ज्यादा बोलबाला था वो किसका था? ब्राह्मण्स का था। बेसिकली ये मान के चलो, जो ब्राह्मण्स थे और जो पृष्ठ वगैरह होते थे, पुजारी वगैरह होते थे, वो बहुत बड़े होते थे उस वक्त। मतलब उनका बहुत चलता था, एक तरह से पृष्ठली राज चलता था एक तरह से। तो जो लेटर वैदिक एज में क्या था ना, जो ये पृष्ठली कल्चर था, ठीक है, जहाँ पर ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा चलता था, वो एकदम, कहते हैं ना, किसी भी चीज का एक चरम सीमा होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है। तो जब वो चरम सीमा पर पहुंच गया, सॉरी, तो जब वो चरम सीमा पे पहुंच गया तो लोग कहीं ना कहीं उनके खिलाफ होने लगे। क्योंकि देखो, क्षत्रिय रूल करते थे। अगर हम देखें यहाँ पर, आपके शूद्र की बात करते हैं और वैश्य की बात करते हैं, जो कि मर्चेंट क्लास को वैश्य बोला जाता है। ठीक है, तो जो मर्चेंट क्लास के लोग थे या शूद्र थे, उनके साथ बहुत चीजें गलत होने लग गई, बहुत ज्यादा उनके वो अलग करने लग गए लोगों को। तो वो कहीं ना कहीं खिलाफ हो गए, किसके? पृष्ठली कल्चर के। जो पृष्ठली कल्चर चल रहा था, तो उसके वो खिलाफ हो गए। तो वहां पर उसके बाद देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे सेक्ट आपके अलग अलग आए। अब जैसे वैश्य थे। अब वैश्य, अगर आप वैदिक पीरियड पढ़ोगे, वैदिक टेक्स्ट के बारे में पढ़ोगे, तो जो आपकी एक तरह से ट्रेडिंग होती है उसको प्रोहिबिट करता है, उसको गलत बताता है। तो इसलिए वैदिक कल्चर में जो वैश्य थे उन्हें एक गलत नजर से देखा, नीची नजर से देखा जाता था। ठीक है, कि ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग गलत थी वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग। तो अब वैश्य, शूद्र, ये लोग क्या करने लग गए, एक नए सेक्ट की तरफ इनका रुझान हुआ। क्योंकि एक और चीज, कि जब पैसा आता है, देखो, जब गरीब होता है, गरीब को दबाया जा सकता है। आप समझो, अगर कोई इंसान गरीब है, उसको दबाया जा सकता है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड जब हम पढ़ते हैं ना, तो लोग पहले तो पेस्टोरल पे डिपेंड थे। पेस्टोरल से किस पे डिपेंड होने लग गए? धीरे धीरे एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने लग गए। और जब एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने लगे, तो लोगों की वहां पर बहुत सारी सिटी, आप देखोगे कि उभर के आती हैं। कौसम्बी हो गई, राजगिरा हो गई, बहुत सारी उस वक्त जनपद अलग अलग उभरने लगे, सिटी डेवलप होने लगी। ठीक है, लोगों के पास पैसा आने लगा। इसी वक्त आयरन का इंट्रोडक्शन होता है। मैंने, जब हम वैदिक पीरियड के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने बताया कि यहाँ पे आयरन का इंट्रोडक्शन होता है। जब आयरन का इंट्रोडक्शन होता है तो कॉइन का इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और जब कॉइन्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो जो ये मर्चेंट क्लास थी ना, जिनको हम वैश्य बोलते थे, ये ट्रेडिंग अच्छे से करने लग जाते हैं। तो इन पे आ जाता है पैसा। अब जब इन पे पैसा आ जाता है, तो ये एक नई क्लास देख, मतलब एक नए धर्म की तरफ रुख करते हैं। और जहां पर ये गौतम बुद्ध को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वहां से गौतम बुद्ध ने जब एक धर्म बनाया, तो बेसिकली गौतम बुद्ध भी इस चीज के खिलाफ थे। अभी हम गौतम बुद्ध के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप इतना समझो कि उस वक्त उभर के तो बहुत सारे धर्म आए थे। ऐसा नहीं है कि अभी हम बुद्धिज्म पढ़ते हैं, जैनिज्म पढ़ते हैं तो ये 2 सेक्ट ही थे जो उभर के आए थे। बहुत सारे थे, लगभग
60+ सेक्ट थे जो उभर के आए, लेकिन जो राइज हुआ, जो स्प्रेड हुए, वो जैनिज्म और बुद्धिज्म हुए। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म का जो डेक्लाइन है वो भारत से तो हो गया आने वाले टाइम में, बट ये जो स्प्रेड हुआ है पूरे दुनिया में, स्प्रेड हुआ, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बुद्धिज्म धर्म को मानती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं उस वक्त एक और धर्म था आपका, कौन सा था, जैनिज्म। तो आपका जो जैनिज्म धर्म था वो भी उभर के आया, लेकिन वो लिमिटेड रहा, कहाँ तक, इंडिया तक ही वो लिमिटेड रहा। और ये दोनों दोनों धर्म का आप देखोगे, अगर इन दोनों धर्म के बारे में पढ़ोगे, कि दोनों धर्म एक तो सेम टाइम पे शुरुआत हुए थे, तो दोनों का मोटो सेम था, क्योंकि दोनों सेम चीज से जूझ रहे थे, ठीक है। तो और कॉजेस ऑफ ओरिजिन मैंने बता दिया कि जो रिजिड एक तरह से आपका वर्ण सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था वैदिक एज के वक्त, वो इसका एक मेन कॉज रहा। तो सबसे पहले हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पे। जस्ट ये चीज़ें आपकी नॉलेज के लिए थी, जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपसे पेपर में पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो यार हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और जब हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कभी कोई छोटा भाई आपका आके आपसे सवाल पूछ ले, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं डेप्थ में, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा, जितना मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए मैं उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसको असाइड रख के, क्योंकि हम यूपीएससी नहीं कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, तो गौतम बुद्ध को हम देखेंगे, जितना भी गौतम बुद्ध के बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, तो गौतम बुद्ध शुरू से ही ना एक समान अधिकारवादी थे, इक्वलिटेरियन थे। मतलब वो इस चीज में विश्वास रखते थे कि यार सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इन्होंने बचपन से ही मेडिटेशन की है। भाई मेडिटेशन की बात करो ना तो बहुत इम्पैक्ट होता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग करते होंगे मेडिटेशन, बट जो इंसान 1 घंटे भी पर डे मेडिटेशन करता है ना, जरूरी नहीं है जैसे अभी मैं फ्रूट्स खाना शुरू कर दूं तो ऐसा नहीं है कि विद इन 10 दिन उसके चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट 1 महीने बाद, 6 महीने बाद दिखेंगे। वैसे मेडिटेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस। जिम का, अगर आप जिम जाते हो तो विद इन 2-3 मंथ आपकी बॉडी में एक चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट वहीं पर अगर आप मेडिटेट करते हो तो सालों लग जाते हैं, 1-2 साल लगते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ कुछ आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ रही है, आप चीज़ों में पेशेंस ला पा रहे हैं। तो ऐसे ही ये शुरू से ही, अगर हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो शुरू से ही मेडिटेट करते थे। और एक और चीज़ देखा जाए तो इनका कोई पर्सनल, अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे कभी, तो इनका कोई पर्सनल ऐसे इंटरेस्ट नहीं था शादी वगैरह में। अभी शादी क्यों हो गई, इनकी अर्ली एज में शादी हो जाती है। इनके फादर, अच्छा गौतम बुद्ध के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब गौतम बुद्ध, देखो ये जो बुद्ध थे काफ़ी मतलब इनके जो फादर थे वो राजा थे, और ये शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे बेसिकली गौतम बुद्ध। तो जब ये पैदा हुए तो इन्होंने बहुत सारे एक तरह से ब्राह्मण्स को बुलाया था, और उन्होंने उनसे बोला था कि आप उनके बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करो। तो बहुत सारे जो ब्राह्मण्स हैं वो अलग अलग भविष्यवाणी कहते हैं। कुछ बोलते हैं बहुत महान राजा बनेंगे, वो आगे चल के बहुत महान काम करेंगे, मतलब ज़्यादातर सबका सिमिलर ही था कि महान राजा बनेंगे और आगे जाके बहुत अच्छे काम करेंगे। बट एक ऐसा माना जाता है कि एक ब्राह्मण था उसमें जिन्होंने ये बोला था कि ये महाराज आगे जाके राजा नहीं, सन्यासी बनेंगे, मॉन्क बनेंगे, बुद्ध बनेंगे। तो राजा को अचंभा हुआ यार, अब आपके पापा से आपका कोई घर आके बोल दे, कोई जैसे जो हाथ फाथ देखने वाले होते हैं, कि आपका बेटा तो आगे चल के सन्यासी बनेगा, घर पर छोड़ देगा, सब कुछ सन्यास ले लेगा, और आपके पापा का बहुत पैसे वाले हो, बहुत मतलब उनका प्रॉपर्टी हो, सारी चीज़ें हो, बिजनेस चल रहे हो, तो आपके पापा टेंशन में आ जाएंगे यार कि मेरा एक ही तो बेटा है, अब वो भी घर छोड़ के चला जाएगा। तो इनको, आप यकीन नहीं करोगे, 29 साल की उम्र तक, 29 ईयर्स तक, जो इनके फादर साहब थे, जो राजा थे, जिनका नाम अगर हम देखते हैं तो इनके जो फादर का नाम था सुदोधना था, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। इनके फादर साहब ने इनको 29 ईयर्स की एज तक इतना अच्छा राजमहल बना के दिया, सारे 100 को आराम दिए थे कि इनको, मतलब इतने आराम दे दो, क्योंकि अब सन्यासी की लाइफ इजी तो नहीं होती है, तो इतने 100 को आराम दिए इनके फादर साहब ने इनको, कि भाई ये कल को सन्यासी वाली लाइफ के बारे में जी मतलब सोच ही ना पाए। अभी आप सोचो, इमेजिन करो, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, एसी में से उतर के एसी में ही चले जाते हो, आपके पास BMW है, बहुत बड़ी बड़ी सब चीज़, जो एक मैक्सिमम आज के टाइम में आपको जिन चीज़ों से प्लेजर मिल सकता है, वो सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो क्या आप
मोनिस्टिक लाइफ में जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, वही इनके फादर साहब ने सोचा। लेकिन 29 साल की उम्र में कुछ अपोजिट होता है। 29 साल की उम्र में क्या होता है कि बेसिकली जब ये निकलते हैं, ये माना जाता है, जितना मैंने समझा है, मैंने पढ़ा है इनके बारे में, कि 29 साल की उम्र में जब ये निकले घर से बाहर, तो इन्होंने पहली बार डेड बॉडी देखी थी। अब लगाओ कि इनके फादर साहब ने इनको कितना प्रिजर्व करके रखा होगा, कितनी अच्छी लाइफ देखी होगी, कि मतलब इन्होंने 4 लोग देखे पहली बार 29 साल की उम्र में। एक तो इन्होंने डेड बॉडी देखी, जहां से इन्हें पता चला कि इंसान का मृत्यु हो जाएगी एक दिन, और ये सत्य है। इन्हें आज से पहले ये भी नहीं पता था, 29 साल की उम्र से पहले, कि इंसान की मृत्यु भी होती है। तो सबसे पहले तो इन्होंने डेड बॉडी देखी, तो ये सहम गए कि भाई हम किस लिए जी रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने एक तो डेड बॉडी देखी, उसके बाद इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, और बीमार व्यक्ति ने इनसे बोला कि एक दिन, ऐसा नहीं है कि जीवन भर आप सुखी रहोगे, कभी ना कभी तो बीमार जरूर होंगे। ठीक है, इन्होंने एक ओल्ड पर्सन को देखा, ओल्ड पर्सन की बॉडी को देखा, जो खाल लटक जाती है ना। अभी जो आप में से बहुत सारे लोग, या आपके आसपास के बहुत सारे लोग, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, पूरे दिन अपने क्रीम पाउडर लगाने पर ध्यान देते हो। इन्होंने देखा कि यार एक दिन तो सबका यही हाल हो जाना है, मेरी भी स्किन ऐसी हो जाएगी। तो इन्होंने एक ओल्ड पर्सन को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, और एक इन्होंने सन्यासी को देखा जिसने सब कुछ छोड़ रखा था। तो ये 4 पर्सन को देख पाते हैं, एसेटिक मैन को देखा 29 साल की उम्र में पहली बार। और वहां से उनकी लाइफ के चेंजिंग मोमेंट्स आप कह सकते हो, कि वहां से इनकी लाइफ ना चेंज हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। ये एक रियल मीनिंग ऑफ लाइफ बोलते हैं ना, कि असली जीने का मतलब पता चल जाता है, वहां से इन्हें मतलब पता चलता है कि लाइफ का जीने का मोटो क्या है। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। अभी हम थोड़ा सा इनका जन्म कब हुआ, जो पेपर में अक्सर सवाल हैं पूछते हैं। सबसे पहले पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, जो मैंने अभी स्टोरी बताई जस्ट आपको एक तरह से एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए, मे बी पेपर में वो सारी चीज़ें नहीं पूछेगा, बट हाँ जो यहाँ मैंने लिखा है ये यहाँ पर पेपर में ज़रूर पूछेगा आपसे। अगर हम गौतम बुद्ध का चाइल्डहुड नेम की बात करें, तो चाइल्डहुड नेम था इनका सिद्धार्थ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये फाउंडर है। ठीक है, गौतम बुद्ध, इन्होंने ही, अगर आपसे पूछे कि बुद्धिज्म धर्म के कौन फाउंडर हैं, तो फाउंडर कौन है, हमारे गौतम बुद्ध हैं। अभी इनको देखेंगे कि इन्होंने कैसे फाउंड किया। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनका जन्म 563 BC लुम्बिनी विलेज, जो कि नेपाल में है, वहाँ पर हुआ। इनका जो मृत्यु होती है 463 BC कुशीनगर यूपी में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, इनके फादर का नाम सुधोधना था, माताजी का नाम महामाया गौतमी था, इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। इनके बेटे का नाम यहाँ पर राहुल था। ठीक है, इनके बेटे का क्या नाम था यहाँ पर, राहुल था। जैसे मैंने आपको बताया ना, इन्होंने घर कब छोड़ा, 29 साल की उम्र में। एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, एक मॉन्क को देखा, और एक डेड बॉडी को देखा। ठीक है, 29 साल की उम्र में ये घर छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये निकल जाते हैं फिर अपनी एसेटिक ज़िंदगी जीने, साधु वाली ज़िंदगी जीने, और कई सालों तक यहाँ पर ये घूमते रहते हैं, चीज़ों को सीखते रहते हैं। कभी अगर इनके पेपर में पूछे, आपके पेपर में पूछे कि इनका फर्स्ट टीचर कौन रहा, प्रथम शिक्षक कौन रहा, तो अलारा कल्मा इनके फर्स्ट शिक्षक रहे। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और यहाँ पर गौतम बुद्ध को जो फाइनली इनलाइटनमेंट मिलता है, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, लगभग 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा था, लगभग 6 साल बाद, 35 साल बाद, जब इन्होंने सालों मेडिटेट किया बोध गया ट्री के नीचे, बोध गया में, जो कि बोधि ट्री है, अब इसी के नाम पर बोध गया पड़ा है। वहाँ पर इन्हें क्या हो जाती है, इनलाइटनमेंट होता है, आत्मज्ञान हो जाता है एक तरह से। और वहीं से बेसिकली ये फर्स्ट सरमन देते हैं, और वहीं से एक बुद्धिज्म धर्म का यहाँ पर प्रचार करना शुरू होता है। तो इनका जो पहला उपदेश था, फर्स्ट सरमन था, वो सारनाथ एक जगह है वहाँ पर था। अक्सर आपसे पूछ लेते हैं, और कितने डिसिपल्स को दिया था, कितने शिष्यों को, तो 5 शिष्य थे। ठीक है, और इसको इस फर्स्ट सरमन को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील। और ये जो सरमन दिया था, ये किस लैंग्वेज में दिया था, प्राकृत लैंग्वेज में दिया था। ये बात भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे अब हम, इन्होंने बुद्धिज्म धर्म की स्थापना की, बुद्धिज्म को फर्स्ट सरमन के थ्रू फैलाना शुरू किया, स्प्रेड करना शुरू किया। अब बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जैसे पता होनी चाहिए। जैसे बुद्धिज्म भगवान में बिलीव नहीं करते थे, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी जब मैं आपको ना बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर दिखाऊंगा कि जो बुद्धिज्म है, बताऊंगा कि वहाँ पर बुद्धिज्म 2 सेक्ट में आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाता है।
तो एक जो महायान थे वो बिल्कुल गॉड में बुद्ध को ही गॉड मानते थे और वैसे गॉड में बिलीव नहीं करते थे। मतलब हिना महायान बुद्ध को गॉड मानते थे, बट आपके जो हिनायान थे वो बुद्ध को गॉड नहीं, बेसिकली उनकी जो आइडल वर्शिप है उसको रिजेक्ट करते थे, और जो उनकी टीचिंग्स थी बुद्धा की उस पर ज़्यादा फोकस किया है उन्होंने। ठीक है, उसकी उसमें अभी मैं आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा। अभी बुद्धिज्म के 3 रत्न थे जो आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ लेता है। तो एक तो है यहाँ पर स्तूपा, एक है धम्म, एक है बुद्ध। ये चीज़, ये 3 रत्न हैं बुद्ध धर्म के, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली देखो, जब गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है ना, उसके बाद काउंसिल हुई, फर्स्ट काउंसिल होती है। उसमें ना आपकी जो, अब जैसे बुद्ध क्या करते थे, ओरली अपने लेक्चर्स देते थे, ओरली उपदेश देते थे, जैसे कि कोई ऐसा रिटिन फॉर्मेट में उनकी कोई किताब वगैरह नहीं थी। तो जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद फर्स्ट काउंसिल होती है। अभी हम काउंसिल्स में आपको पढ़ाऊंगा। उनकी फर्स्ट काउंसिल होती है, और काउंसिल में क्या होता है, जो उनके बेसिकली शिष्य थे, डिसिपल थे, वो उनकी जो उपदेश थे उनको मेमोराइज करते हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं, और जिस जिसको जो जो याद आता है उनको 3 बुक में क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। 3 बुक में उनकी, उसके थ्रू 3 बुक बनाते हैं और उनमें उनकी टीचिंग्स के बारे में लिखते हैं कि वो क्या क्या उपदेश देते थे। जैसे एक था सुत्त पिटाका, इसमें क्या था, इसमें बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में लिखा गया। एक था विनय पिटाका, कि जो मोने जो बुद्धिस्ट मॉन्क होंगे या नन्स होंगी, ठीक है, नन्स बेसिकली जो बुद्धिस्ट मॉन्क होंगे जो मेल्स होते हैं, और नन्स फीमेल्स होती हैं, ठीक है। तो उनकी लाइफ के जीने के तौर तरीके क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे, रूल ऑफ कंडक्ट क्या होंगे, ये किस में दिया, विनय पटाका में लिखा। और अभिधम्म पटाका में क्या लिखा, जो मॉन्क थे, स्कॉलर्स थे, उनके क्या विचार थे बुद्धिज्म के ऊपर, वो अभिधम्म पिटाका में लिखा गया। ये ध्यान रखना। एक बार पूछा गया कि टेम्पल ऑफ टूथ, ये किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, किस कंट्री में है, तो ये आपका श्रीलंका में है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों हुई। जैसे मैंने अभी बताया कि जो गौतम बुद्ध थे ना, वो ओरली अपनी स्पीच देते थे, ओरली अपने उपदेश देते थे। तो जब उनकी डेथ हुई तो सोचा कि यार इनके जो उपदेश हैं, जो इनके सरमन हैं, जो सॉरी उन जो इनके उपदेश हैं, उनको क्या करना चाहिए, हमें कंपाइल करना चाहिए, जाके ताकि आगे लोगों, जो हमारे बाद की जनरेशन के बाद जनरेशन आएगी, उनके पास भी ये उनकी जो टीचिंग्स हैं रहें। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 बीसी में, डेट याद होनी चाहिए। कहाँ पे होती है, राजगिरा में होती है। कौन इसको कराता है, तो अजात शत्रु कराता है, जो कि बेसिकली बुद्धिज्म को अडॉप्ट, अब बेसिकली जो बुद्धिज्म को अडॉप्ट करेगा वही कराएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ही 3 जो बुक हैं वो कंपाइल की गई, जो अभी मैं आपको बता के आया हूँ। एक विनय पिटाका, एक सुत्त पिटाका, एक अभिधम्म पिटाका। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये हुई। इसके बाद आपकी 3 बुद्धिस्ट काउंसिल और होती हैं आने वाले टाइम में। जैसे एक होती है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि 383 बीसी में होती है, जो कि कहाँ होती है, वैशाली में होती है। और इसे कौन कराता है, इसे काला अशोक कराता है। ये बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वहीं पर आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी पाटलिपुत्र में होती है। इसे कौन कराता है, इसे अशोक कराता है। अशोक के बारे में जब मैं आपको, अशोक का बहुत बड़ा हाथ रहा है बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। तो जब हम आगे, मैं आपको जिसमें हम अशोक पढ़ेंगे ना, जो आपका मौर्यन एम्पायर होगा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ अशोक के बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इंपॉर्टेंट है, 72 एडी में हुई, और ये लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी। कुंडलवन कश्मीर में होती है, कनिष्क इसे कराता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि बुद्धिज्म 2 सेक्ट में डिवाइड हो जाता है। बुद्धिज्म कितनी सेक्ट में डिवाइड हो जाता है, तो 2 सेक्ट में बुद्धिज्म डिवाइड हो जाता है। एक महायान में हो जाता है, महायान में हो जाता है, जिसे हम ग्रेट व्हीकल भी बोलते हैं, ग्रेट व्हीकल भी बोलते हैं। इसमें इन्होंने बुद्ध को क्या माना था, बुद्ध को गॉड माना था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक दूसरा जो सेक्ट में डिवाइड हुआ वो था आपका हीनयान, हीनयान। इसमें जो फोकस किया गया, वो जो फोकस रहा हमारा, मतलब इस सेक्ट के लोगों का, वो सबसे पहले तो इन्होंने आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया, आइडल वर्शिप को रिजेक्ट कर दिया। साथ में टीचिंग्स, फोकस ऑन टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं उस पर फोकस किया।
ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी ये क्या होती हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं। उसके बाद जैनिज्म है, लेकिन उससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें और पढ़ते हैं। देखो अभी मैं आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाऊंगा, और उससे पहले देखो यहाँ पे हमने डेथ देख ली, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आपकी ट्वेल्थ सेंचुरी तक आते आते क्या होता है, क्या देखने को मिलेगा आपको, कि जो बुद्धिज्म है ना उसका एकदम से डिक्लाइन हो गया भारत से। अभी आपको बुद्धिज्म भारत में नहीं देखने को मिलता। जैन जैन देखने को मिलेंगे, जैन जैन धर्म के लोग मिलेंगे देखने को, लेकिन बुद्धिस्ट लोग नहीं मिलते हैं। उसके पीछे देखो बहुत सारे रीजन्स हैं। वहां पर जब जब बुद्धिज्म स्प्रेड होने लगा ना इंडिया में, तो जो ब्राह्मण्स थे ना उनको समझ आ गया कि भाई हमें अपने ना जो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, हमारा जो बर्नाज सिस्टम है उसमें कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो उन्होंने वहां पर कुछ रिफॉर्म किए, जो रिजिडिटी थी उसको कम किया। और एक पुष्यमित्र शुंगा के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, वो रूलर ब्राह्मण्स था। तो बेसिकली उसने क्या किया कि उसने बुद्धिज्म को बिल्कुल एक तरह से डिक्लाइन किया, और बहुत सारे बुद्धिज्म बुद्धिस्ट लोग थे उनको मारा भी गया है, और बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। बहुत सारे रूलर्स इसके अपोजिट में थे, काफ़ी स्तूपाओं को उजाड़ दिया, मतलब तोड़ दिया गया, बहुत सारी चीज़ें की गई। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि बुद्धिस्ट का अंत हो जाता है भारत से, है ना। तो इसके पीछे भी और भी रीजन्स हैं, लेकिन ये यहाँ पर मेन रीजन्स हैं। अब थोड़ा सा ना कभी कभी आपके पेपर में आर्किटेक्चर से सवाल बनता है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से, ठीक है, जो बुद्धिस्ट स्तूपा होती है। जैसे कि अगर देखो एक आपको कभी अगर आपसे पेपर में एक सवाल पूछ ले कि जो आपके बुद्धिस्ट पृष्ठ होते हैं, जो बुद्धिस्ट पृष्ठ होते हैं या मॉन्क होते हैं, वो कहाँ पे जो जहाँ पे रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, तो उसको बिहारा बोलते हैं। और बुद्धिस्ट में एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्तूपा। स्तूपा बेसिकली आपकी साइन ऑफ डेथ है, लेकिन आपको स्तूपा की शेप कैसी होती है, सारी चीज़ों से सवाल बनता है। तो एक बार मैं आपको फोटो दिखाई देता हूँ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो आप ये आर्किटेक्चर देख रहे हो, ये स्तूपा का आर्किटेक्चर है। आपसे पेपर में पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी चीज़ क्या है। तो अगर आपसे पूछे कि अंड के ऊपर जो ये रेक्टेंगुलर शेप है, या जो सबसे ऊपर जो है ये क्या है, तो ये इसको छतरी बोला जाता है। और देखो छतरी शेप में भी है, सबसे ऊपर भी है, और इस तरह से आप देखोगे कि ये छतरी शेप में है, अगर देखोगे तो, है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, छतरी बोलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये जो गोल गोल सा है, इसके ऊपर जो ये रेक्टेंगुलर शेप का है, इसको क्या बोलते हैं, हर्मिका बोलते हैं। तो पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, इसके बारे में ध्यान रखना। और ये जो इस तरह का अंडा शेप का है ना, इसको अंड बोलते हैं। जो गोल गोल है इसको क्या बोलते हैं, अंड बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। और देखो ये जो ये वाला एरिया जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पर लोग जाते हैं, ये पैसेज है, रास्ता है बेसिकली। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको मैधी बोला जाता है, ध्यान रखना। और ये जो रेलिंग है ना, ये रेलिंग है जो, इसको वेदिका बोला जाता है। और यहाँ पर जो आप ये इस तरह का जो गेट देख रहे हो, इसको तोड़ना बोला जाता है। बस इतना ही आपसे पूछेगा, ठीक है। बाद बाकी का स्तूपा से और कोई सवाल नहीं पूछता है आपसे, तो स्तूपा के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपकी स्तूपा है वो कैसी शेप की, कभी कभी अगर शेप पूछ ले तो कौन सी शेप की होगी, डोम शेप्ड की होगी, ठीक है। एक चीज़ आप, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बेसिकली स्तूपा में क्या रखा जाता है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे ना, जो आपके बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके जो अवशेष थे, अवशेष को इंग्लिश में बोलते हैं रेलिक्स। अवशेष जैसे बाल या किसी का कुछ भी बचा हुआ है, उसको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ फेमस स्तूपा भी हैं, वो भी मैं यहीं करा देता हूँ। कुछ फेमस स्तूपा हैं जो सवाल जहाँ से बन जाता है, ये तो आर्किटेक्चर से सवाल बनेगा। कुछ फेमस स्तूपा से सवाल बन जाता है, जैसे कि एक है आपकी सांची स्तूपा। कौन सी स्तूपा है, सांची स्तूपा। जो आपकी सांची स्तूपा है, ये ओल्डेस्ट स्तूपा है, और इसको अशोक ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। और ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है मेरे भाई। एक और इम्पोर्टेंट है आपकी धामेक स्तूपा। धामेक स्तूपा के बारे में ध्यान रखना। जो आपकी धामेक स्तूपा है ना, वो आपकी सारनाथ वाराणसी, सारनाथ में है, सारनाथ वाराणसी। और ये कहाँ है, बेसिकली यूपी में है। उसके बाद एक और स्तूपा है आपकी, धामेक हो गई, एक बरहुत स्तूपा है। तो बरहुत स्तूपा के बारे में भी ध्यान रखना। जो ये बरहुत स्तूपा है ना मेरे भाई, ये जो आपकी बरहुत स्तूपा है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है ये आपकी। और एक केसरिया स्तूपा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है केसरिया, केसरिया स्तूपा। तो ये जो केसरिया स्तूपा है, ये आपकी बिहार में है। और अगर हम एक है शांति स्तूपा,
ये सारी स्तूपा पूछी गई हैं पेपर में। शांति स्तूपा ये आपकी लद्दाख में है। और अगर हम एक और स्तूपा की बात करते हैं, एक है पिपरहवा, शायद ये तो इसी बार एमटीएस 2024 में पूछी गई है। ये यूपी में है, यूपी में है बेसिकली। और ये जो पिपरहवा स्तूपा है ना, पेपर में पूछा था कि ये किससे बनी हुई है, तो बेसिकली ये ब्रिक से बनी हुई है। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं, हमने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा जैनिज्म धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। तो देखो, जैनिज्म भी सेम टाइम पे ही, जो फिफ्थ सेंचुरी बीसी का जो टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड पे आपका जैनिज्म उभर के आया। बुद्धिज्म के कंटेम्प्ररी बेसिकली जो वर्धमान महावीर हैं, जिनको रियल फाउंडर माने जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। इसके जो जैनिज्म के, वैसे तो फर्स्ट फाउंडर ऋषभ देव थे, लेकिन 24th अभी, चलो मैं आपको बताता हूँ, जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले इसका भी जो ओरिजिन है, जो इसकी कॉजेज है, जो कॉजेस ऑफ ओरिजिन है, वो सेम रहा है जो बुद्धिज्म का है, कि जो रिजिड बर्नास सिस्टम था, या जो क्षत्रिय थे वो भी ब्राह्मण्स के कहीं ना कहीं खिलाफ आवाज़ उठाने लग गए थे, तो वो एक नए रिलीजन की खोज में थे, जिससे कि जैनिज्म का भी एक तरह से आप देखोगे तो राइज हुआ था। ठीक है, और वही की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, वो कहीं ना कहीं बढ़ने लग गई, और बड़ी बड़ी मात्राओं में क्या होने लगे कि सिटी बसने लग गई थी। ठीक है, तो वहाँ पर लोग किसी ना किसी धर्म की, किसी नए धर्म की तलाश में थे। और ट्रेडिंग जब बढ़ने लगी, तो जो वैश्य थे वो, उन्होंने भी जैनिज्म को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया। उसका भी एक रीजन है, क्यों रीजन, क्योंकि सोशल पोजीशन इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो ये सारे कॉजेस हैं, ये सेम बुद्धिज्म के राइज होने के कॉजेस हैं, सेम जैनिज्म के हैं, तो कुछ आपको अलग से नहीं पढ़ना। लेकिन लोगों ने जैन, और देखो इनका मोटो सेम था। अगर मैं जैन धर्म की बात करता हूँ या बुद्धिज्म की बात करता हूँ, इन लोगों का मोटो सेम था कि ये जो वर्ण सिस्टम था, जो कास्ट सिस्टम था, उसको सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, ये बोलते थे कि जैसे वहाँ पे था कि बाई बर्थ, भाई अगर तुम शुद्र हो तो शुद्र ही रहोगे, तो ये बाई बर्थ फिलोसफी पे डिपेंड नहीं थे। और क्या था, बेसिकली ये नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। तो नॉन वायलेंस को ये धर्म जब सपोर्ट करते थे ना, तो बेसिकली क्या था कि लड़ाई झगड़े कम होते थे, वॉर पीस चाहते थे। बहुत सारे राजाओं ने अपनाया। तो जब, जैसे कि एक राजा ये है, एक राजा इधर रहता है, दोनों अगर जैन धर्म को मानते हैं, और दोनों ने समझ में आ गया कि भाई पीस जरूरी है, दोनों में झगड़ा नहीं होगा। जब झगड़ा नहीं होगा तो इधर के लोग इधर भी ट्रेड कर पाएंगे, इधर भी ट्रेड कर पाएंगे। तो जब ट्रेड करेंगे तो किस क्लास को फायदा होगा, बेस्ट क्लास को फायदा होगा। जब बेस्ट क्लास को फायदा होगा तो ये पावर में आएंगे। बेस्ट क्लास को फायदा क्यों होगा, क्योंकि ट्रेडिंग बढ़ेगी। और जब ट्रेडिंग बढ़ेगी तो बेस्ट क्लास मजबूत होगी इकोनॉमिकली। और जब इकोनॉमिकली फाइनेंशियली मजबूत होगी तो ये अपनी आवाज़ उठाने लग जाएंगे। अब जब ये आवाज़ उठाने लग जाएंगे तो ये एक ऐसे धर्म की तलाश करेंगे, क्योंकि वैदिक कल्चर में तो इनकी ज़्यादा सोशल पोजीशन अच्छी नहीं थी। तो ये एक ऐसे धर्म की तलाश करेंगे जहाँ पर इनकी सोशल पोजीशन अच्छी हो। और जो आपका जैनिज्म था या बुद्धिज्म था, वो जो कास्ट सिस्टम था उसको डिनाई करते थे, वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, तो इसलिए उसको सपोर्ट मिला। जैसे, और जैसे ये धर्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, देखो यहाँ पर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने लगा, बुन का कपड़े कपड़े बनने लगे, बहुत सारी चीज़ें होने लग गई। तो जो पुराने ख्याल, जैसे आज भी जो हमारे मदर फादर हैं, वो अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं नई टेक्नोलॉजी को। सेम उस वक्त के लोग भी नई चीज़ों को, उस वक्त के हिसाब से भी वो कपड़े वगैरह, लोगों के पहनने का तरीका चेंज होना, बहुत सारी चीज़ें चेंज होना, घर बनने लग जाना, घर का स्ट्रक्चर अलग हो जाना, घर नए नए घर अलग, जैसे अभी अलग तरह से घर बन रहा है, उस तरह उस टाइम पे अलग अलग तरह के, तो उस तरह के लोग उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ उस सोच के जो लोग थे। तो और जो आपका जैन धर्म था या बौद्ध धर्म था, ये एक सिंपल लाइफ को सपोर्ट करते थे। ठीक है, सिंपल लाइफ स्टाइल को। तो ये भी एक कारण था कि जो प्रिमिटिव लाइफ चाहते थे, उन लोगों ने भी इन धर्म को सपोर्ट किया। ठीक है, जैन धर्म के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि ये प्रोहिबिट करता है, क्या पता है आपको, ये प्रोहिबिट करता है जैन धर्म आपका एग्रीकल्चर को, कि भाई आप एग्रीकल्चर भी मत करो। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा रिजिड था। अगर आप देखते हो ना बुद्धिज्म से, तो जैनिज्म ज़्यादा रिजिड था, मतलब बहुत अपने उसूलों का एकदम पक्का था। अब पढ़ लेते हैं जैन धर्म के बारे में, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी अगर हम जैन धर्म की बात करें, तो यहाँ पर जो जैन धर्म को फैलाने वाले लोग हुए ना, वो टोटल 24 लोग हुए, जिसमें 24 में थे वर्धमान महावीरा। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए, पहले थे जिनका फाउंडर माने जाते हैं ऋषभ देव माने जाते हैं। अब इनको ना अयोध्या से कंसिडर किया जाता है कि ये कहाँ के थे, अयोध्या के थे। लेकिन
जिस टाइम पीरियड पे इनका जन्म हुआ, अगर देखो सिक्स और 5th सेंचुरी BC की बात चल रही है, अगर मैं 24 तीर्थंकार को ऐड कर दिया जाए तो ये 9th-10th BC सेंचुरी में बात चली जाएगी। और इतनी पुरानी बात में हम उस वक्त अयोध्या का कोई नामो निशान ही नहीं था। तो बहुत सारे लोग इस थ्योरी को गलत भी मानते हैं। इसलिए भी एक रीजन है कि मेन या रियल फाउंडर वर्धमान महावीरा को माना जाता है। और ये जो बीच के जो तीर्थंकार रहे हैं ना, इनका किसी बहुत सारे लोगों का कोई अता पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का कोई मेंशन ही नहीं है। लेकिन इसीलिए जो अच्छी तरह से स्प्रेड किया वो वर्धमान महावीरा ने किया, और इन्हीं को एक तरह से आप बोल सकते हो कि रियल फाउंडर भी माना जाता है। इनके जो 23rd जो तीर्थंकार थे वो पार्श्वनाथ थे। तो ये 3 तीर्थंकार के बारे में ध्यान रखना। कभी फाउंडर पूछ ले, ऋषभदेव ऑप्शन में हुआ, देखो फाउंडर पूछेगा तो ऋषभदेव ऑप्शन में हो तो ऋषभदेव लगाना, मेन फाउंडर पूछेगा तो वर्धमान महावीरा होंगे। और 23rd तीर्थंकार कौन थे आपके, पार्श्वनाथ थे। 24th लास्ट कौन थे, वर्धमान महावीरा थे। तीर्थंकार से कंफ्यूज मत होना, है ना, मैंने बता दिया। तीर्थंकार बेसिकली जो एक के बाद एक कोई ना कोई उपाधि लेता है जो कि उस चीज़ को स्प्रेड करता है, वो तीर्थंकार यहाँ पे बोला जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वर्धमान महावीरा के बारे में, जहाँ से आपके पेपर में सवाल बनते हैं। इनका जन्म ऐसा माना जाता है, अब जरूरी नहीं है 540 BC में, ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, लेकिन हमारी SSC और हमारी NCERT बुक्स में जो मोस्ट एक्सेप्टेड चीज़ें हैं, जहाँ से भी हमें थोड़ा बहुत एविडेंस देखने को मिला है, बस यही मिला है कि इनका जो जन्म है वो 540 BC में हुआ। कहाँ होता है इनका, बिहार में होता है, वैशाली बिहार में। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, एक मैडम का उधर सिलेक्शन हुआ, उन्होंने KBS पता नहीं कौन सा एग्जाम निकाला, पहला स्टेट उन्हें बिहार मिला। एंड वो वीडियो बना के बोलती हैं कि इससे बेकार, इससे घटिया कोई देश, मतलब कुछ स्टेट नहीं हो सकता, मुझे कोई और स्टेट दे देते तो वो भी अच्छा होता, अंडमान दे देते या बहुत सारी चीज़ें। तो बड़ा दुख होता है ये सब चीज़ें सोच के, क्योंकि अगर आप टीचर हो तो शायद आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया है बिहार जैसी जगह ने। ठीक है भाई, जोग्राफिकल रीजन या बहुत सारी चीज़ें रीजन है कि आज वो उतनी इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर पाए। बट अगर आप हिस्ट्री देखने जाओ ना, तो यहाँ पर मौर्यन एम्पायर, पता नहीं कौन कौन से एम्पायर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत वर्धमान महावीरा हो गए, और अब बुद्धिज्म का भी बहुत बड़ा रोल रहा है बिहार वाले जो रीजन है उसमें। तो कभी ऐसे लोगों को या तो नॉलेज नहीं होती है, या मानसिक बीमारी के प्राणी होते हैं। ठीक है, छोड़ो, उन सब बातों में नहीं जाएंगे। डेथ इनकी जो होती है, ये सारी डेट्स याद रखना है ना, मैं बातों में थोड़ा ओवरफ्लो हो जाता हूँ। यहाँ पे बर्थ आपका 540 BC में हुआ, डेथ इनकी 468 BC में हुई। कहाँ हुई, पावापुरी में। ठीक है, ऐसे याद रखो। देखो जो गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। तो गौतम बुद्ध कैसे मरे, खुशी खुशी गौतम बुद्ध मर गए। और वर्धमान महावीरा कैसे मरे, पाव खाते खाते पावापुरी में इनकी डेथ हो जाती है। उस वक्त तो पाव इन्वेंट भी नहीं हुए होंगे। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके फादर का नाम सुदोधना था, ये चीज़ ध्यान रखना। इनकी मदर का नाम त्रिशला, और उनकी मदर का नाम गौतमी था, ध्यान रखना। और वो उनकी स्टेप मदर थी। इनकी वाइफ का नाम यशोदा था, डॉटर का नाम प्रियदर्शनी था। अच्छा, मैंने शायद उनके बेटे का नाम नहीं बताया, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था, ये चीज़ ध्यान रखना। उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, इन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। उनको 35 साल की उम्र में इनलाइटनमेंट मिला था बोध ट्री के नीचे, इन्हें इनलाइटनमेंट मिला था 42 ईयर्स की उम्र में साल ट्री के नीचे। तो थोड़ा ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। उन्होंने फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया था जहाँ 5 डिसिपल थे, इन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, पाबा में दिया था। ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे पढ़ते हैं हम जैनिज्म के बारे में। तो देखो, जैसे वहाँ पर हम पढ़ के आए ना जैनिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, जैसे हमने वहाँ पर त्रिरत्न पढ़े, वैसे यहाँ पर भी 3 प्रिंसिपल होते हैं जिसको आप KFC से याद कर सकते हो। राइट कंडक्ट, राइट फेथ, और राइट आपका नॉलेज। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया। KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, ये 3 प्रिंसिपल्स किसके हैं, जैन धर्म के हैं। और देखो जैनिज्म थे ना, वो कपड़े, मतलब बहुत सारे लोग कपड़े पहनते थे। अगर हम वर्धमान महावीरा की बात करते हैं तो वो उन्होंने अपनी, जब से उन्होंने एनलाइटनमेंट लिया, कपड़े नहीं पहने थे। तो बाद में जाके आप देखोगे कि जो जैन धर्म है वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो जाता है। एक दिगंबर सेक्ट में डिवाइड हो जाता है, एक श्वेतांबर सेक्ट में डिवाइड हो जाता है। जो दिगंबर जैन के लोग होते हैं वो कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, और जो श्वेतांबर सेक्ट के लोग होते हैं वो वाइट कपड़े पहनते हैं। आपने अक्सर देखा होगा।
ठीक है। जैसे वहां पर टूथ टेम्पल श्रीलंका में है, वैसे ही यहाँ पर वाटर टेम्पल ध्यान रखना कहाँ पर है, पावापुरी में है। निधि वर्मन ने बनवाया था। और वाटर टेम्पल का मतलब है एक ऐसा शहर जहाँ पर कोई पाप ना किया गया हो, पाप रहित शहर, वाटर टेम्पल ध्यान रखना। ठीक है। आपका अगम लिटरेचर ध्यान रखना किससे रिलेटेड है, अगम लिटरेचर या अगम सूत्राज किससे रिलेटेड है, आपकी जैन धर्म से रिलेटेड है। और किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, ये प्राकृत लैंग्वेज में है। और वो भी ध्यान रखना जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे ना, आपके जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो आपके पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। कौन सी लैंग्वेज में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो मैंने बिना पटाका विनय सुत्त पटाका अभिधम पटाका पढ़ाया है ना अभी आपको, वो किस लैंग्वेज में थे, पाली लैंग्वेज में थे, ये ध्यान रखना। और ये जो आपका अगम लिटरेचर था ये किस लैंग्वेज में था, ये प्राकृत लैंग्वेज में था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे वहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल हुई जहाँ पर उनकी टीचिंग्स को एक जगह इकट्ठा करके लिखा गया, ऐसे ही जैन धर्म में भी काउंसिल होती हैं जहाँ पर इनकी टीचिंग्स को लिखा जाता है। फर्स्ट जो होती है वो 300 BC पाटलिपुत्र में होती है। कौन कराते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कराते हैं। जब हम मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन धर्म अपना लेते हैं और ये पहाड़ियों पे जाके खाना पीना सब छोड़ देते हैं और इनकी फिर वहीं पर साल्वेशन से डेथ हो जाती है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बल्लभी गुजरात में होती है 512 AD में। 2 ही बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं जैन की, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। अब हम कुछ जो क्वेश्चंस थे MTS 2024 में बने हैं वो देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा वट इज नॉट द कंसिडर्ड द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द रिलीजन। तो देखो बुद्ध धर्म और जैन धर्म साथ में, तो जैन धर्म के फाउंडर कौन, मतलब फाउंडर तो नहीं बोलेंगे, फर्स्ट फाउंडर तो ऋषभ देव थे आपके, फर्स्ट फाउंडर तो ऋषभ देव थे। लेकिन अगर आपको देखेंगे कि वो भी कह रहा है कि फर्स्ट फाउंडर नहीं है बट इनके कंटेम्पररी थे और एक धर्म का प्रचारक थे, तो वो कौन थे, महावीर स्वामी। मतलब महावीर स्वामी जो अभी हम वर्तमान महावीर स्वामी के बारे में बात कर रहे हैं वही यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर अ डोम शेप्ड मोन्यूमेंट दैट कंटेन्स सैक्रेड रेलिक्स इन बुद्धिज्म। गुंबद के आकार के स्मारक के क्या शब्द है जिसमें बुद्ध धर्म के पवित्र अवशेष शामिल हैं। तो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया, सारी चीज़ें बताई थी, क्या है वो, स्तूपा है। ये चीज़ यहाँ रखना है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट प्रीस्ट। तो मैंने आपको बताया था जो रेजिडेंशियल बुद्धिस्ट प्रीस्ट की होती है, बौद्ध पुजारियों की जो आवासीय स्थान है उसको क्या बोलते हैं, बिहाराज बोलते हैं, बिहारा या बिहाराज बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन MTS 2024 में पूछे गए हैं। विच मटेरियल वाज लार्जली यूज्ड टू बिल्ड द स्तूपा एट पिपरहवा इन उत्तर प्रदेश। तो पिपरहवा स्तूपा कहाँ पर है, यूपी में है। और जो लार्जली यूज्ड हुए थे इस स्तूपा को बनाने के लिए वो क्या हुआ था, ब्रिक्स का यूज हुआ था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, What kind of structure are generally used by Buddhists for containing remains of their monk and nuns। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्तूपा हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मे बी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन वाज द एग्रीकल्चर प्रोहिबिटेड फॉर इट्स फॉलोअर। एग्रीकल्चर को प्रोहिबिट क्यों किया गया पता है, क्योंकि ऐसा मानना था कि भाई एग्रीकल्चर अगर तुम कर रहे हो तो वहाँ भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी डेथ होती है हल चलाने से और ये सारी चीज़ें करने से, खेत को जोतने से। तो इसलिए एग्रीकल्चर को प्रोहिबिट किया गया था इस धर्म में। तो वो कौन सा धर्म था, जैनिज्म था। ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। मे बी ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सबसे पहले तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, जो हम लेक्चर्स करा रहे हैं वो आपको, आप अपना देखो पॉजिटिव फीडबैक है, प्लीज़ शेयर विद अस। अगर कोई सुझाव देना है प्लीज़ शेयर विद अस। देखो पॉजिटिव होगा तो मैं और मेहनत करूंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी मेहनत करने की। और एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ कि भाई ऑफिस से जब 7 बजे आते हो, 6 बजे आते हो, आने में 6:30 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं घर आने में। फिर आप थोड़ा सा फ्रेशन अप होके 8-9 बजे बैठते हो और फिर तुम्हें 4-5 घंटे के लिए कंटेंट पे मेहनत करके जब तुम लेक्चर रिकॉर्ड करते हो तो इसकी मोटिवेशन आपके कमेंट पढ़ के ही मिलती है। जब आप कमेंट करते हो, हाँ भैया समझ आ रहा है, हाँ भैया ये थोड़ा सा बदलाव कर लो, बाद बाकी का सब ठीक है, हाँ भैया बहुत अच्छी क्लास है, सब समझ आ रहा है, तो आपके ये कमेंट्स ही हैं जो घर आने के 7-8 बजे, क्योंकि भाई पूरे दिन भी तो ऑफिस में ही बैठता हूँ यार, वहाँ भी तो बैठना ही है, वहाँ भी और घर आके भी बैठना, मतलब कमर दर्द करने लग जाती है, आप सोच नहीं सकते हो वो हालत हो जाती है। तो आप, और सारा कुछ यार हम ये फ्री में दे रहे हैं। बाद बाकी का अगर आपको PDF चाहिए इनकी तो वो आपको पता ही होगी, हर लेक्चर में बताता हूँ, तो इस लेक्चर में छोड़ते हैं। और थोड़ी सी अगर यार बात करें आपसे तो
देखो पढ़ते रहो यार, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हर बार बोलता हूँ मैं, मेरी तो ये लाइन एकदम, आप भी बोलोगे कि भैया पका दिया ये बात बोल के। बट लाइफ में यार कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का सच में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। यारी दोस्ती सब रखी रह जाती हैं। आपका कल को कोई दोस्त सक्सेस हो जाएगा छोड़ के, मतलब आपसे दूर चला जाएगा, फिर महीनों सालों नहीं मिलोगे। और यार किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, सिंपल सी बात है। कल को अच्छी लाइफ जियोगे अपने लिए जियोगे, है ना, अपने माँ बाप के लिए जियोगे। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके माँ बाप उतने लायक नहीं होंगे, फिर भी आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं। शायद खुद फटी बनियान में, खुद फटे कपड़ों में, अपने लिए पता नहीं तुम्हारी माँ ने लास्ट टाइम कब कपड़े खरीदे होंगे, तुम्हारे पापा ने अपने लिए कब कपड़े खरीदे होंगे, बट आपको हर नए फंक्शन में नए कपड़े चाहिए। तो पहले तो ये आदतें थोड़ी सी सुधार लो। मैं भी उन्हीं में से एक था यार, बट धीरे धीरे चीज़ें समझ आई। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब तुम एक एज पे जाते हो तो समझ आती है। मेरी मेरे फादर आज भी फटी बनियान में मैंने देखा है उन्हें। तो मतलब हम सब सेम उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना यार। तो उन्होंने अपने से अच्छी लाइफ आपको दी है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनका जो आने वाला समय है, जो उनका बुढ़ापा वाला बोलते हैं, बुढ़ापा वाला जो टाइम आएगा उनका, जो ओल्ड एज टाइम आएगा उन लोगों का, वो आप बेस्ट देना। जितना अच्छा उन्होंने तुम्हें दिया है ना, उससे 1000 गुना अच्छा दो आप उनको। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए पढ़ो, मेहनत करो। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि यार आज पढ़ने का मन नहीं है, उस दिन अपने माँ बाप की तरफ देख लिया करो। आपका खुद मन करे आया करेगा पढ़ने का। बाद बाकी का इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी मेरे भाई नेक्स्ट लेक्चर में।